Hello student, today I am going to explain you new chapter that is electrochemistry। तो देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? ये टू वर्ड से मिलकर के बना है इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री इट्स मीन इलेक्ट्रो से आपको पता चल रहा होगा क्या है, इलेक्ट्रॉन, और केमिस्ट्री डेट मीन्स केमिकल। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केमिकल, ठीक है। तो केमिकल्स में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हम इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग डेफिनेशन देखना चाहें तो बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the motion of electron in chemical reaction और redox reaction। और we can say that हम लोग ने पढ़ा है redox reaction चैप्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, तो और redox reaction, ठीक है, is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें, केमिकल्स में होंगे, या फिर केमिकल्स जिसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस टाइप का रिएक्शन करते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं, और इसको ओवरऑल क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है और ये चीज़ें पढ़नी है। रिडॉक्स रिएक्शन का बेसिक टर्म आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो ये जितने भी टर्म्स हैं हम लोग साइड बाय साइड डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी में। किस में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो पहला तो वो है टर्म कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में। और दूसरा टर्म क्या है, केमिकल एनर्जी जो होगी वो चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम अगर आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड करके बताएं तो देखो क्या है, हम लोग केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो आपने काऊ डंग का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सीखा है ना, तो वही है, केमिकल्स उसमें है जिससे आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हो। तो फिर केमिकल एनर्जी किस में चेंज हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेकेंड, हम लोग ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। कैसे, तो देखो अगर आपको वाटर में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम कहें कि पूरी तरीके से अलग कर दो, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, ठीक है, पूरा का पूरा हाइड्रोजन अलग करना है और ऑक्सीजन अलग करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, उस कंटेनर में हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है दोनों ही अलग हो जाएंगे। कहाँ पर अलग हो जाएंगे, जो उसमें कैथोड और एनोड लगा होगा उस रॉड पे हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या किया, केमिकल एनर्जी में चेंज किया, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोल सकते हैं, जिसमें ऐसा होता है। इस तरीके का हम लोग अगर वर्क देखते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, जिसका दूसरा नेम है वोल्टाइक सेल, ठीक है। तो वोल्टाइक सेल, ठीक। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तीसरी, इस चैप्टर में
एक तो इस टाइप का आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ना है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज करती है। दूसरा आपको पढ़ना है कि केमिकल एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज गैल्वेनिक सेल। और तीसरा इनको मिला जुला के आपको पढ़ना है कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन, मींस इन दोनों को मिला जुला के आपको क्या पढ़ना है, इन दोनों का मिला जुला पोर्शन पढ़ना है, कंडक्टेंस डक्टेंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, इन सॉल्यूशन। कंडक्टेंस समझते हो? कंडक्टेंस का मतलब होता है कि जब हम लोग करंट सप्लाई कर रहे हैं या फिर सॉल्यूशन में करंट किसी तरीके से बन रहा है या फिर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो सॉल्यूशन में आयंस के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो प्लस माइनस में टूटते हैं और वो प्लस माइनस में टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, तो वो जो आयंस होते हैं ना, आयंस की हेल्प से ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव होते हैं। तो जिसको हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें हम लोग के कुछ लॉज हैं जैसे कि कोलार्श लॉ वगैरह, उसको भी हम लोग को इसी में पढ़ना है। तो चैप्टर का पूरा मेन आपका ये मेन फ्रेम है जिसको एक एक करके हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। ओके, तो अब हम इसे रफ करते हैं और सबसे पहले हम पहला लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। तो इस हिस्से को हम रफ करते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, बस ध्यान रखिए कैसे क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है क्या, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करती है, आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, रखनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दूसरी चीज़ याद रखना है कि एनोड पे आप लोगों ने पढ़ा होगा एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है अपने प्रीवियस क्लास में, एनोड प्लस में कैथोड माइनस में। आपको ये चीज यहाँ पर नहीं याद रखनी है, आपको क्या याद रखना है, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। दूसरा कैथोड, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो इस पे होगा रिडक्शन रिएक्शन। क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। और इसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, या फिर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। क्लियर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए ये एक सिंपल सा, इसमें एक कंटेनर होता है, तो इस तरीके का सेल होता है इलेक्ट्रोलिटिक। ये हमने सेल बना दिया, इस सेल में हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिया, किसका लिया, NaCl सॉल्यूशन लिया। ठीक है, तो अब देखो NaCl जो सॉल्यूशन लिया है, जब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें पानी डाले होंगे, तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें बहुत सारे Na+ होंगे, Cl- होंगे। तो इस NaCl जो सॉल्यूशन है इसमें क्या होगा, पानी में डालते ही ये प्लस माइनस में टूटेगा। ठीक है, बात ध्यान रखना, वाटर में डालते ही ये क्या होगा, प्लस माइनस में टूटेगा। तो Na+Cl-, Na+Cl-, इस तरीके से ये इसमें फैला होगा। हमने क्या किया, इसमें इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। बहुत ध्यान से समझना, ये इलेक्ट्रोड हमारा है प्लैटिनम का। ठीक है, प्लैटिनम क्यों है, क्योंकि प्लैटिनम इनर्ट है। इनर्ट का मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगी, बस इलेक्ट्रोड लगा दिया ताकि इसको हम इस तरीके से बैटरी से जोड़ करके और फिर इसमें इस बैटरी की हेल्प से, ये क्या है, ये है बैटरी, और बैटरी की हेल्प से क्या करें, इसमें करंट सप्लाई करें। बात समझ रहे हो ना, बैटरी की हेल्प से इसमें करंट सप्लाई करें। अब हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि NaCl से पूरा का पूरा Na अलग हो जाए और Cl अलग हो जाए। समझ रहे हो, Na और Cl को हम निकालना चाह रहे हैं, अलग करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल वाटर का दिया था कि वाटर में से पूरा हाइड्रोजन हमें अलग करना है और ऑक्सीजन अलग करना है, सेम एज Na और Cl के लिए करना है। ओके,
तो देखो क्या होगा, अब देखो एक रॉड को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया और दूसरी रॉड को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है। अब बताओ जो माइनस वाला आयन होगा वो किसकी तरफ जाएगा, प्लस वाले की तरफ। ये माइनस वाला आयन किसकी तरफ जाएगा, प्लस वाले की तरफ। और जो प्लस वाला आयन है वो किसकी तरफ जाएगा, तो वो माइनस वाले की तरफ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो माइनस वाला आयन जो प्लस की तरफ जाएगा, देखो क्या करेगा, ये जैसे ही इस प्लस वाले की तरफ जाएगा तो Cl माइनस है, रॉड के पास गया तो इसने अपना माइनस जो है आयन को पहले हटाया। क्यों हटाएगा? क्योंकि कोई भी आयन जब तक प्लस माइनस में होगा तब तक वो कहीं भी कलेक्ट नहीं हो सकता है, मीन्स कहीं भी स्टेबल नहीं हो सकता है। स्टेबल समझते हो कि ये Cl चाहता है कि इस रॉड पे जमा हो जाए, कलेक्ट हो जाए, तो लेकिन इसमें माइनस चार्ज लगा है तो ये यहाँ पर रह नहीं सकता है, इस रॉड पे कलेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसे क्या करना होगा, अपना माइनस वाला चार्ज हटाना होगा। तो जब ये हटाएगा Cl माइनस, अपने माइनस हिस्से को हटाएगा और किसमें बदलेगा, Cl में, तो ये वाला माइनस हिस्सा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन के निकल जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, ये माइनस हिस्सा हट गया और किस क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बन के निकल गया। अब देखो जब ये Cl पे माइनस लगा था तो इसका एटॉमिक नंबर क्या था, एटॉमिक नंबर इसका Cl का कितना होता है, 17 होता है ना, नॉर्मल Cl का 17, इस पे माइनस चार्ज लगा है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है। 18 है ना, देखो माइनस लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन, मीन्स समझ रहे हो इसके पास इलेक्ट्रॉन था तभी तो निकाला है, तो ये 18 है। 18 में से ये माइनस वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो फिर ये देखो यहाँ पर 17 वाला Cl अलग हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये अलग हो गया। क्लियर? तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, लॉस कर रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मीन्स इससे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्लियर? समझ रहे हो? क्योंकि देखो 18 था, अब ये किस में बदल गया, 17 में, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। पहला इसका इलेक्ट्रॉन 18 था, बाद में कितना हो गया, एटॉमिक नंबर इसका 17 हो गया। समझ रहे हो? और दूसरी चीज ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम तुम्हें सिखाएं तो देखो इस पे क्या लगा है, -1 चार्ज, इसी को ध्यान रखा करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, -1 है, और इस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, यानी कि -1 से 0 हो गया, यानी कि क्या होगा, 1 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। देखो सोचो -1 से 0 मतलब बढ़ा है ना, घटा तो नहीं है ना। अगर हम कहें 0 से -1 हो गया तो घट जाएगा, और अगर हम कहें कि 1 से 0 हो गया तो फिर क्या होगा, 1 से 0 भी घटना होगा। क्लियर बात समझ रहे हो? यहाँ पर -1 से 0 होगा तो फिर क्या हो गया, बढ़ रहा है, और कितना बढ़ा है, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, और इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ये भी ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये कहाँ पर हो रहा है, इस प्लस वाली रॉड पे हो रहा है, तो प्लस वाली रॉड यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रॉड क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव जो रॉड है वो क्या है, वो है जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, उस रॉड को क्या कहते हैं, उस रॉड को कहते हैं एनोड। तो जो ये पॉजिटिव रॉड है इसका मतलब क्या है, एनोड है। ठीक है, ये पॉजिटिव रॉड क्या है, एनोड है। क्लियर हो गया इसमें तुम लोग को? तो पॉजिटिव रॉड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। नेगेटिव रॉड पे देखो क्या हुआ, तो जैसे ही ये Na+ है, Na+ ये भी इस पे जाएगा, तो ये क्या होगा, ये इस पे जा रहा है, और इससे पहले यहाँ पर देखो क्या हुआ था, याला Cl क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकाला और यहाँ पर Cl कलेक्ट हो गया। जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो यहाँ से घूमते हुए इस रॉड की तरफ आएगा। समझ रहे हो क्यों आएगा, क्योंकि माइनस जिस पे चार्ज लगा होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। बात समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो ये जैसे ही Cl ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और Cl यहाँ पर तो जमा हो गया, कलेक्ट हो गया। अब याला इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इधर आया, और इधर आया तो ये Na ने देखा कि इलेक्ट्रॉन आया, तो Na+ ने फट से इलेक्ट्रॉन लेके अपना चार्ज ये भी हटाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले करके और किस में बदल गया, Na में बदल गया।
ठीक है। ये क्यों Na+ इलेक्ट्रॉन लिया है, क्योंकि जब तक ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो इसका प्लस चार्ज हटेगा नहीं। देखो प्लस हटा, प्लस माइनस हट गया ना, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, Na हो गया। अब जरा एक और तरीके से समझो, Na का एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना है, 10 है, क्योंकि 11 होता है ना, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है इसलिए 10 है। जैसे ही ये ले लिया एक इलेक्ट्रॉन तो अब 11 हो गया, तो ये नॉर्मल Na हो गया। बात समझ गए। तो देखो यहाँ पर क्या चीज हुआ था, Na+ अपना प्लस हटाने के लिए यहाँ से जो घूम के इलेक्ट्रॉन आया है उस इलेक्ट्रॉन को इस Na+ ने ले लिया और किस में बदल गया, Na में। क्लियर। चलो अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो 0। +1 से 0 होने का मतलब क्या हुआ, +1 से 0 होने का मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बात समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो इसलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 यूनिट डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर देखो डिक्रीज होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा, और कहां पर होगा, कैथोड पे होगा। तो ये क्या हो रहा है, कौन सी रॉड पे हो रहा है ये रिएक्शन, माइनस वाली रॉड पे हो रहा है। तो ये क्या होगा, पूरा ओवरऑल, जैसे इसका लिखा है हमने यहाँ पर लिख देते हैं, ये आप सही से बना करके लिख लीजिएगा। ये पूरा रिएक्शन आपका कहां पर हो रहा है, निगेटिव रॉड पे हो रहा है, और निगेटिव रॉड क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो कैथोड पे आपने ये रिएक्शन देखा, और पॉजिटिव रॉड पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव रॉड पे ये हो रहा था, और जो कि क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो दोनों रिएक्शन को आपने समझा, क्लियर हो गया। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोलिटिक ये कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और इसमें इस सेल में जो पॉजिटिव रॉड है, यानी कि एनोड कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है, कैथोड कैसा होता है, तो निगेटिव होता है। क्लियर। क्यों, क्योंकि ये बैटरी से जुड़ा है, ये करंट इसमें सप्लाई कर रहा है, और Cl- आ रहा है, क्योंकि इस रॉड पे पॉजिटिव पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एनोड, और जहां पर रिडक्शन रिएक्शन होगा वो क्या होगा, कैथोड। फिर से ध्यान रखो, जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो एनोड, जहां पर रिडक्शन रिएक्शन होगा वो कैथोड। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर एनोड और कैथोड जो है पॉजिटिव एनोड हो और कैथोड निगेटिव हो, क्योंकि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में अभी जो दूसरा हम आपको गैल्वेनिक सेल बताएंगे वहां पर एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। वो उसका भी रीजन आपको समझाएंगे। तो ध्यान रखना कि आपको प्लस माइनस नहीं ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, एनोड जहां पर ऑक्सीडेशन हो और कैथोड जहां पर रिडक्शन हो। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या मिलेगा, रेडॉक्स रिएक्शन क्या मिलेगा, तो रेडॉक्स रिएक्शन देखो कैसे जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, हम लोगों का क्या है, एट एनोड कौन सा रिएक्शन है, तो एट एनोड है Cl- गिव्स आउट Cl+ इलेक्ट्रॉन माइनस, और एट कैथोड कौन सा रिएक्शन है, तो Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और फिर किस में बदल गया, Na में। दोनों को ऐड कर दिया तो जो अपोजिट साइड था वो चीज, सेम चीजें कैंसिल हो जाती हैं, पता है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचा, Na+, फिर उसके बाद Cl-, ये दोनों चीजें बची हैं, इसको नोट कर लिया क्योंकि ये कैंसिल हो गया। एरो के बाद बचा Na एंड देन Cl। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बची हैं। क्लियर। तो बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज कब और कहाँ किया जाता है, और इसमें एनोड और कैथोड का क्या वर्क होता है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, थैंक यू। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे गैल्वेनिक सेल। रफ करते हैं इसे हम। तो गैल्वेनिक सेल देखो क्या है, ऑलरेडी आपने अगर पढ़ा होगा तो डेट इज वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो फिर आपको ये चीज आनी चाहिए अच्छी से। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, ठीक है,
इस गैल्वेनिक सेल में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहले तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ये कैसा होता है, तो इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये होता है कि इसमें भी यही याद रखना है कि एनोड जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो और कैथोड जहां पर रिडक्शन रिएक्शन हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब तो तुम लोग समझ गए हो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें 2 हाफ सेल होते हैं। हाफ सेल का मतलब समझ रहे हो कि मतलब एक सेल जो होता है 2 अलग अलग कंटेनर होते हैं, एक सेल किसका काम करता है, एनोड का, और दूसरा सेल किसका काम करता है, कैथोड का। तो 2 हाफ सेल होते हैं। 1 सेल जो होता है, 1 सेल एनोड का होगा और सेकेंड एंड अदर सेल कैथोड, ठीक है। एक सेल एनोड का होगा, दूसरा सेल किसका होगा, कैथोड का होगा। अब चलो हम लोग ड्रॉ करके, और इसमें चौथी चीज सॉल्ट ब्रिज यूज होता है। कौन सा सॉल्ट ब्रिज यूज होता है, ठीक है। तो इसका क्या वर्क है, ये वर्क इसका इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपसे पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें एनोड और कैथोड, तो हमने अभी बताया कि इसमें एनोड निगेटिव होता है, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, क्योंकि दोनों में चेंजेस है। अब कैसे है, यहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो फिर अब इसमें चेंज होती है तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा, यहाँ पर हमने 2 हाफ सेल लिए, पहला हाफ सेल और ये दूसरा हाफ सेल, ठीक। एक दोनों ही हाफ सेल में हमने इसमें क्या फिल कर दिया, इसमें फिल कर दिया जिंक सल्फेट, और इसमें क्या फिल कर दिया, कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट वाले हाफ सेल में हमने क्या किया, जिंक की रॉड लगा दी, ठीक है। ये किसकी रॉड है, जिंक की है। और कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में हमने क्या किया, कॉपर की रॉड लगा दी, ये किसकी है, कॉपर की है। ध्यान से समझना। अब हमने क्या किया, दोनों रॉड को क्या किया, यहाँ पर एक हमने पता करने के लिए कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं कि नहीं, एक हमने इस तरीके का बल्ब लगा दिया, ठीक है। तो इस हिस्से को हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ऐसा सिस्टम सेट किया और एक बल्ब लगा दिया और दोनों रॉड को इस तरीके से जोड़ दिया, क्लियर। अब ये बल्ब हम लोग का क्या होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा बल्ब केमिकल रिएक्शन की वजह से ग्लो करना चाहिए, ठीक। तो अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा कि ये ग्लो करेगा, तो देखो होता क्या है, जिंक सल्फेट जो है इसमें क्या होंगे, Zn++ और SO4- के क्या होंगे, आयंस होंगे, ठीक है। Zn++ और SO4- के क्या होंगे, आयन होंगे, क्लियर, बात समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये Zn++ SO4- के जो आयंस होंगे ये तो होंगे, वैसे ही इसमें भी क्या होगा, Cu++ और SO4- के क्या होंगे, आयन होंगे, क्लियर। अच्छा, अब इसके लिए तुम लोगों को एक और चीज जाननी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है, दोनों में जिंक और कॉपर में, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस तरीके से होता है, आपको पूरी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं लर्न कर पा रहे हो तुम लोग तो एक काम करो, हाँ, तो हमने यहाँ पर आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख दिया है, जिसका यूज़ आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं करना है। और इस सीरीज में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, आयंस हैं, तो आपके यहाँ पर कुछ ही हमने आयन मेंशन किए हैं जो आयंस आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो चलो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इसे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले इस सीरीज को देख लो। इस सीरीज में जो है इस तरीके से काफ़ी सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, और ये एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, आयन के फॉर्म में है, ठीक। इसमें देखिए लिथियम सबसे टॉप पे है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, दैट इज फेरस, देन कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, स्टेनस, लेड एंड देन H+ आयन हाइड्रोजन का, फिर कॉपर, आयरन, ये फेरिक हो गया क्योंकि 3+ है, फिर Hg
सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड एंड F2 फ्लोरीन। तो इस सीरीज में जो सबसे ऊपर एलिमेंट होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जिसकी E0 वैल्यू कम होती है वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है। E0 वैल्यू कम का मतलब समझ रहे हो, देखो यहाँ पर H+ लिखा है तो इसकी वैल्यू जो है H+ लिखा है, तो यहाँ पर इसकी E0 वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है, जो कि आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे। अब इसके ऊपर जितने एलिमेंट लिथियम वाले हैं ना, इनकी वैल्यू E0 वैल्यू निगेटिव में होती है, और ये नीचे वाले एलिमेंट जो होते हैं इनकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है। जैसे मान लो इसकी निगेटिव में वैल्यू हम किसी की एक की लेट कर लेते हैं, जैसे कि इसकी निगेटिव में 0.041 वोल्ट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से निगेटिव में यहाँ पर वैल्यू होती है और इधर पॉजिटिव में होती है। क्लियर। तो जो भी एलिमेंट ऊपर होता है, जो निगेटिव वाला होता है, जो कम होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, जो लेस E0 वैल्यू वाला जो भी होता है, E0 अगर लेसर वैल्यू होगी तो इसका मतलब वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक, और जो हायर वैल्यू होगी, जिसकी वैल्यू हायर होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ठीक है, हायर वैल्यू कौन सी, हायर वैल्यू का मतलब E0 वैल्यू जो है वो अगर हाई होगी तो फिर क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा। क्लियर। ओके, जो भी ऑक्सीडेशन करते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और जो भी रिडक्शन रिएक्शन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। तो जो भी रिडक्शन रिएक्शन करेंगे उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर इस सीरीज में हम पूछें कि बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब जो रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन कौन सा करेगा, तो यहाँ पर सबसे नीचे जो हायर पॉजिटिव वैल्यू है वो फ्लोरीन की है, और ये रिडक्शन करेगा। इट्स मीन रिडक्शन जो करेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर। और जो ऑक्सीडेशन करेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लिथियम है स्ट्रॉन्गेस्ट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो फ्लोरीन है। किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। क्लियर, बात समझ में आ गई। और जिसकी भी E0 वैल्यू कम होगी वो हमेशा ऑक्सीडेशन करेगा, जिसकी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। क्लियर। तो ये चीज आप ध्यान में रख लेना। अब चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 2 कंटेनर लगाए थे, दोनों कंटेनर में एक तरफ जिंक और एक तरफ हमने कॉपर का रॉड लगाया। एक में हमने जिंक सल्फेट भरा और एक में कॉपर सल्फेट भरा, फिल किया। तो बताओ जिंक जो है और कॉपर में से, जिंक और कॉपर में से कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब समझते हो, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, गेन करता है। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। क्लियर, बात समझ रहे हो। तो इन दोनों में से कौन सा है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो चलो देखो, कॉपर की पोजीशन देखो यहाँ पर है, और जिंक की पोजीशन देखो यहाँ पर है। तो जिंक और कॉपर में से कौन सा ऊपर है, जिंक है। जिंक की वैल्यू देखो किसमें है, निगेटिव में होगी। ठीक है, ये तो हमने लेट किया था। जिंक की वैल्यू किसमें होगी, निगेटिव में होगी। क्लियर, क्योंकि ये हाइड्रोजन के ऊपर है। और कॉपर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। तो ओवरऑल जिंक और कॉपर में से जो टॉप पे है, मींस जो जिसकी वैल्यू कम है, जिसकी E0 वैल्यू कम है, ठीक है, जिंक एंड कॉपर में से इस पे भी 2+, अगर ये आयन लूज करता है ये भी आयन लूज करेगा तो 2+ में होगा। तो इन दोनों में से किसकी वैल्यू E0 वैल्यू हाई है और किसकी लो है। तो E0 वैल्यू अगर हम देखें तो इन दोनों में से इसकी वैल्यू कम होती है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है।
तो जिसकी वैल्यू कम होगी वो कौन सा रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो कौन सा करेगा, तो रिडक्शन रिएक्शन करेगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो जो रिडक्शन रिएक्शन करेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जिसकी वैल्यू ई नॉट वैल्यू कम है वो रिडक्शन रिएक्शन करेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। ये लिख लेना कहीं, ठीक है। तो अब जिंक और कॉपर की कहानी ध्यान से समझो। चलो, तो हमारा ये जिंक था, ये कॉपर था। जिंक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसा कि यहाँ बता चुके हैं। तो ये क्या करेगा, जिंक से कहेगा, कॉपर क्या कहेगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, लेगा। ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, लेगा। तो ये जिंक का जो रॉड था ना, इसमें से क्या होगा, एक जेडन एक एक करके होगा। एक जेडन क्या करेगा, अपने में से अपने आप को Zn2+ में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। यानी कि इस रॉड में से इस जगह से एक जेडन हटा, उस जेडन ने क्या किया, अपने आप को इस तरीके से बदल लिया, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में। ठीक है, अब जैसे ही ये Zn2+ में बदला यहाँ वाला, तो क्योंकि ये आयन में हो गया है, तो आयन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो ये इस रॉड पे नहीं रहेगा। Zn2+ टूट करके इसके अंदर गिर जाएगा। ठीक है, किसके अंदर गिरेगा, जहां पर पहले से Zn++ और SO4- सॉल्यूशन के हैं। ठीक है, इसमें एक Zn++ गिर जाएगा और इसका 2 इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ किसके पास जाएगा, Cu के पास जाएगा। बात समझ रहे हो, किसके पास जाएगा, Cu के पास जाएगा। और ये Cu क्या करेगा, ये तो पहले से है, Cu पूरा सॉलिड फॉर्म में, आयन तो है नहीं, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, जिसको इस्तेमाल करेगा ये अंदर वाला Cu, याला Cu इस्तेमाल करेगा। ये Cu देखेगा कि इस रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो जैसे ही याला 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आएगा, याला 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएगा, तो ये Cu2+ जो है फट से लपक के इस 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक, क्यों लेगा, क्योंकि ये 2+ है, तो ये क्या है, अपने आप को कंप्लीट करेगा। और देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को फट से ले लेगा। और ये रॉड वाला Cu नहीं कुछ होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये Cu+ है, ये बस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बस खींच रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन अंदर गया, जैसे ही गया, तो ये सॉल्यूशन का Cu ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। तो ये Cu2+ जो एक्वस था, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया और किस में बदल गया, Cu में बदल गया। समझ गए। तो जैसे ही ये इसके पास आएगा, Cu में बदल जाएगा, तो ये रॉड पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से Cu बढ़ जाएगा, यानी कि रॉड थोड़ा सा आपका फूल जाएगा। बात समझ रहे हो। और यहाँ का रॉड क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, धीरे धीरे यही काम होता रहेगा, यहाँ से जिंक टूट कर गिरता रहेगा, यहाँ Zn++ बढ़ता रहेगा, रॉड आपका धीरे धीरे टूटता जाएगा इस तरीके से, और ये रॉड धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और याला Cu अंदर का इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो धीरे धीरे ये इस पे जमा होते जाएगा। ध्यान से समझना, Cu2+ इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस पे कलेक्ट हो गया। क्यों कलेक्ट हो गया, क्योंकि 2+ जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया तो सिंपल सा Cu में बदल गया, और ये Cu क्या होगा, रॉड पे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ये अब स्टेबल है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ स्टेबल होती है तो वो वाटर में नहीं रहती है। अगर स्टेबल, ये अनस्टेबल होता तो Cu2+ रहता, तब ये वाटर में फ्लो होता। समझ रहे हो। तो जब तक कोई भी एलिमेंट आयन के फॉर्म में रहेगा तो वो वाटर में फ्लो होता रहेगा। जैसे ही उसका आयन हटा दिया जाएगा तो फिर वो क्या होगा, अपने सॉलिड स्टेट में आकर के सेपरेट हो जाएगा। जैसे ये Cu2+ इस पे आकर के जमा हो गया। ठीक, अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ऊपर वाला हिस्सा हम रफ कर रहे हैं।
तो देखो कुछ टाइम बाद तुम्हारा ये जो गैल्वेनिक सेल था इसमें जिंक की रॉड पतली सी इतनी हो जाएगी और इसमें Zn++ जो है बहुत सारे हो जाएंगे, Zn++ बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक। और SO4 की संख्या जो है Zn++ के कंपेयर में कम रहेगी क्योंकि पहले से ZnSO4 था, लेकिन रॉड के टूटे हुए Zn++ की वजह से इसमें Zn++ की क्वांटिटी बढ़ गई। दूसरे कंटेनर में क्या होगा, क्योंकि रॉड आपका फूल गया है इस तरीके से बढ़ जाएगा और ये रॉड आपका किसका था, Cu का था और ये Zn का था, इस तरीके से फूल जाएगा और इसमें केवल SO4- ही रह जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों कनेक्ट थे और यहाँ पर बल्ब लगा हुआ था। ये सारे प्रोसीजर होने के दौरान क्या हो रहा था, तुम्हारा बल्ब जल रहा था, ग्लो हो रहा था, लेकिन जब ये रॉड धीरे धीरे खत्म होगा और ये बढ़ता जाएगा तो रिएक्शन यानी कि बल्ब का ग्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक। जब ये आपका बल्ब जलना बंद हो जाएगा तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि इधर आयंस ज्यादा हो गए Zn+ के और यहाँ पर SO4 के आयंस ज्यादा हो गए, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट ब्रीज। क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रीज। तो यहाँ पर एक हम लोग लगा देते हैं इस तरीके का सॉल्ट ब्रीज, जो किस तरीके का होता है, यू शेप में होता है, एक कांच की ग्लास ट्यूब होती है। इसमें क्या भरा होता है, या जिलेटिन अगार अगार या फिर हम लोग इसमें NaCl या फिर KOH का सॉल्यूशन डाल देते हैं, सॉरी NaCl और KOH या फिर KCl का पेस्ट डाल देते हैं। यहाँ पर एक कॉटन का वो लगा देते हैं टुकड़ा की, ताकि पूरा का पूरा सॉल्यूशन इकट्ठा उसके अंदर ना चला जाए। अब ये सॉल्ट ब्रीज का काम क्या है, तो देखो इसका पहला काम क्या है, ये हिस्सा हम रफ कर रहे हैं क्योंकि तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ले लो जल्दी से, यही सारे एलिमेंट्स लर्न करने हैं। तो अगर ले लिया है तो देखो फिर क्या होगा, सॉल्ट ब्रीज का क्या क्या काम होता है। तो देखो यहाँ पर चलो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा था, तो यहाँ पर हो रहा था Zn2+ में बदल जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा था, और यहाँ पर Cu2+ पानी वाटर सॉल्यूशन में का 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cu में बदल जा रहा था, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रीज का अभी हम वर्क आपको बताते हैं, पहले ये भी रिएक्शन को देख लो कि ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज हुआ है तो कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पर होता है, एनोड पे। तो ये रॉड तुम्हारी कौन सी थी, एनोड की थी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर देखो Cu2+ जो है वो किस में बदल गया, Cu में, यानी कि 2+ से 0 हो गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, तो 0। तो इट्स मीन यहाँ पर 2 यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। क्या डिक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। ये तो समझ में आ गया। और कहाँ पर होता है, तो ये कैथोड पे होता है। अब तुम लोग को बताए थे कि एनोड यहाँ पर किस में होगा, एनोड यहाँ पर निगेटिव होगा और कैथोड किस में होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ रहा हो क्यों पॉजिटिव क्यों निगेटिव। तो ये देखो बल्ब को ये जला रहा है ना, तो इसका जो निगेटिव हिस्सा है ना, इसके पॉजिटिव हिस्से से लगा है। तो ओवरऑल ये रॉड तो ये बल्ब की वजह से पॉजिटिव ही थी, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव पोल से लगा है। ठीक है, ये निगेटिव पॉजिटिव पोल से लगा हुआ है, ठीक। और ये क्या है, एनोड है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, समझ गए। तो बल्ब की वजह से यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और काम नेम तो इसका एनोड ही होगा, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज रनिंग देयर। और इसका भी नेम क्या होगा, कैथोड होगा, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। बात समझ रहे हो। चलो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, वर्क ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, तो देखो पहला वर्क क्या है, ये क्या करता है, आयंस को बैलेंस करता है, यानी कि आयंस को माइग्रेट करता है, माइग्रेट इन टू
सॉल्यूशन। ठीक है, आयंस को कैसे माइग्रेट करेगा, तो देखो यहाँ पर Zn+ ज्यादा है तो इसको उठाएगा और यहाँ डाल देगा, और यहाँ पर SO4 ज्यादा है तो इसको उठाएगा और इसमें डाल देगा। तो इस तरीके से आयन बैलेंस हो जाएंगे। दूसरा ये भी काम करता है, NaCl है ना इसमें, तो Na+Cl-, तो यहाँ से जहां पर प्लस माइनस की कमी होगी, जैसे मान लो यहाँ पर प्लस वाले की कमी है तो वहां पर क्या आ जाएगा Na+, और जहां माइनस वाले की कमी है वहां क्या आ जाएगा Cl-। तो यहाँ पर आयन फिर हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोलाइट चेंज इनटू आयन and balance the number of ion in both half cell, दोनों हाफ सेल में ये आयंस को क्या करता है, बैलेंस करता है। अब तुमसे इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, एनोड और कैथोड का वर्क पूछा जा सकता है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ये पूछा जा सकता है। सेकेंड चीज ये पूछी जा सकती है कि सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही वर्क है कि ये आयन को माइग्रेट करता है और बैलेंस करता है, ताकि बल्ब इन आयंस की वजह से सॉल्यूशन में आयंस के एक्सेस की वजह से ये आपका बल्ब ग्लो होना बंद ना हो जाए। बात समझ रहे हो। वैसे ही एक टाइम आएगा कि वहां पर ये बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी ये रॉड धीरे धीरे खत्म हो रही है और ये बढ़ रही है, लेकिन ये पहले ही ना बंद हो जाए, इस वजह से आयन को भी ये बैलेंस करता है, क्योंकि ज्यादा इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा किसी एक आयन का तो वो वर्क बीच में ही बंद हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आप लोगों को गैल्वेनिक सेल। अब हम आपको नेक्स्ट टर्म एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज बैटरी। बैटरी इसलिए एक्सप्लेन